नमस्ते बच्चों। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और सेक्शन 22 और 23 हमने पढ़ लिया था। हमने आपको किराए के प्रकार के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। आइए आज हम लोग जीएवी निकालना सीखते हैं, क्योंकि सेक्शन 23 में आपने देखा होगा कि 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। पहला तो जीएवी के बारे में बात किया था, दूसरा एनएवी के बारे में बात किया था और तीसरा इन टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। तो जो पहला टॉपिक है आज का, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जीएवी क्या होता है, आइए आज हम लोग देखते हैं। जीएवी को हम लोग हिंदी में सकल वार्षिक मूल्य के नाम से जानते हैं। सकल वार्षिक मूल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउस प्रॉपर्टी नाम का ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो सेक्शन 23 ये कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आप जानते होंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी मकान मालिक को, किसी भी लैंडलॉर्ड को जो टोटल किराया मिलता है, जो टोटल किराया उसको मिलता है, जो टोटल रेंट उसको मिलता है, इसी को हम जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब इसके कैलकुलेशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो देखेंगे कि इसके कैलकुलेशन के लिए, इसकी जब हम गणना करेंगे कि जीएवी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ जीएवी पढ़ते हैं तो इसमें हमको 2 कंडीशंस के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि जिस मकान का हम जीएवी निकालने के लिए जा रहे हैं वो आरसीए कवर्ड है कि नहीं है। आरसीए के बारे में हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रेंट कंट्रोल एक्ट इंडिया में बनाया गया किराएदारी से संबंधित किसी भी विवाद के निवारण के लिए, कि अगर मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए, किसी मतभेद की स्थिति आ जाए, तो ये आरसीए जो रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया, इसके तहत वो अपने हितों का संरक्षण कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि जिस मकान का हम जीएवी कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो आरसीए कवर्ड है कि नहीं है, यानी उस मकान के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी बात, वो मकान आरसीए नॉट कवर्ड हो। 2 ही स्थिति हो सकती है। पहली क्या, कि वो मकान आरसीए कवर्ड हो या तो वो मकान आरसीए नॉट कवर्ड हो। इन दोनों कंडीशंस के आधार पे हम जीएवी की गणना करना सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि जीएवी का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि जीएवी की गणना हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन 1 की बात करते हैं। कंडीशन 1 ये है, इफ हाउस इज आरसीए कवर्ड, जिस मकान का हम जीएवी निकालने जा रहे हैं, यदि वह मकान आरसीए यानी किराया नियंत्रण अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता हो, यह हमारा कंडीशन नंबर 1 है। पहला ये कंडीशन हमने बताया कि अगर जिस मकान का हम जीएवी निकालने के लिए जा रहे हैं, अगर वो मकान आरसीए कवर्ड है तो हम जीएवी की गणना कैसे करेंगे देखेंगे। अब इसके अंदर भी 3 कंडीशन है, उस 3 कंडीशन के आधार पे हम जीएवी की गणना करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारा मूलभूत प्रश्न था कि सर हम ये कैसे जानें कि कोई मकान आरसीए कवर्ड है कि नहीं है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे बुक में यह बात मेंशन होती है। जब क्वेश्चन आप एक्सरसाइज अपने बुक में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे प्रश्नों में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन खुद ही ये मेंशन करता है कि उस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है या नहीं लागू होता है। लेकिन
हम आपको उसका एक जुगाड़ बताते हैं जो कि भारत में एक बहुत व्यापक रूप से इसका स्थान है कि हम कैसे जल्दी से समझ जाएं कि वो मकान आरसीए कवर्ड है कि नहीं है। हम इस बात का इंतज़ार करेंगे ही नहीं कि वह क्वेश्चन में कहीं पे लिखे कि ये मकान आरसीए कवर्ड है कि नहीं है। उसके पहले भी हम एक जुगाड़ से इस बात को जान सकते हैं कि वह मकान आरसीए कवर्ड है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था किराया 4 प्रकार का होता है। हमने आरआरबी की बात आपको बताई थी, हमने एफआरबी की बात आपको बताई थी, हमने एमआरवी की बात बताई थी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट किराए के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था जिसको एसआरबी के नाम से जानते हैं, जिसको स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये किराया क्या होता है? ऐसा किराया जिसको रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत निर्धारित किया गया हो उसको हम स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू यानी प्रमापित किराया मूल्य के नाम से जानते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी चौथे वाले किराए यानी एसआरवी, ये एसआरवी जब हमने आपको पढ़ाया था इसके ठीक पहले वाले वीडियो में इस किराए की बात हमने की थी। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी एसआरवी दिख जाए, अगर कहीं प्रमापित किराया मूल्य स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिख जाए तो आंख बंद करके आप ये बात मान लेंगे कि वह मकान आरसीए कवर्ड है, यानी उस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। इसके पीछे कारण भी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसा किराया जिसको रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत निर्धारित किया गया हो, यानी अगर आरसीए कवर्ड ही नहीं होगा, अगर किसी मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू ही नहीं होगा तो यह स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दिया ही नहीं होगा। और अगर दिया है तो इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं उस मकान पर आरसीए यानी रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। तो हमने आपको दोनों तरीके बताए, या तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट वो लिख दे तब हम ये मान लेंगे कि उस मकान पर आरसीए और रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एसआरबी ढूंढ लेंगे, प्रमापित किराया मूल्य ढूंढ लेंगे। अगर क्वेश्चन में इसकी कहीं कोई बात किया है तो ये मान लेंगे कि वह मकान आरसीए कवर्ड है। तो ये पहला कंडीशन हमने लिखा है कि अगर मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है तब हम जीएवी की गणना कैसे करेंगे। अब इसको हम समझेंगे। 3 कंडीशंस में ये बात बाहर निकल करके आती है। पहला है कंडीशन ए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये आपके किताबों में मंजिल तो वही है, निकालते तो सब लोग जीएवी ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं जीएवी को कैलकुलेट करने का, ये बहुत ही आसान तरीका है और 1 मिनट से भी कम के समय में आप जीएवी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जो समय आपका बच जाता है वो आगे चल करके आगे आपको कैलकुलेशन में या बाकी चीज़ों की गणना करने में आप उस समय को लगा सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझेंगे, इस तरीके को आप समझ लेंगे और ये फुल्ली ऑथेंटिक तरीका है। आप इसको इस माध्यम से अगर जीएवी की गणना अपने एग्जाम में कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको कंप्लीट मार्क मिलेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी और क्वेश्चन में कहीं कोई दुविधा आपकी नहीं रह जाएगी। तो पहला कंडीशन क्या बताता है? पहला कंडीशन ये बताता है कि हमने आपको 3 किराए बताए थे। किराया 1 आरआरबी, दूसरा किराया हमने बताया था एफआरबी, और तीसरा किराया हमने आपको बताया था एमआरवी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेड एफएम का नाम आपने सुना होगा। इसके पहले वाले वर्ड लेटर को आप देखें तो पहले वाले से रेड एफएम ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये 3 किराए की बात की जाती है पहले कंडीशन में। अगर आपको किराए में कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीनों किराए में हम ये देखेंगे आरआरबी, एफआरबी और एमआरवी, इन तीनों में जो हायर हो, इन तीनों में जो हायर हो, ये बात आती है कंडीशन नंबर 1 की। प्यारे बच्चों, दूसरी बात आती है कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन 2 की बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 2 किराए की तुलना करते हैं। आरआरबी तो आपका तीनों जगह रहेगा। इस बात को तो पहले हम समझ लेंगे कि आरआरबी हमारा तीनों जगह पे रहता है, माफ़ी चाहूँगा दोनों जगह पे। तो एक तो आरआरबी हो गया। ये क्यों होता है ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि किसी भी मकान की जब हम आरआरबी की गणना, जीएवी की गणना करेंगे तो रेंट रिसीव्ड वैल्यू हमने पहले बताया था, कोई किराया हो या ना हो, आरआरबी एक ऐसा किराया होता है जो किसी भी मकान के गणना करते समय ये अनिवार्य रूप से दिया गया होता है, क्योंकि यही वास्तविक किराया होता है
जो मकान मालिक को उसका किराएदार भुगतान करता है। तो आरआरबी तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। एफएम आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एफआरबी रहेगा और यहाँ पे एमआरबी रहेगा। कंडीशन नंबर 2 में आरआरबी रहता है और यहीं पे धमाकेदार एंट्री होती है एसआरवी की, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू की। यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा हायर है। इस तरह से हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। और इसके बाद बात आती है कंडीशन नंबर 3 की। इसको हम यहां पे लिख देते हैं सी। ये कंडीशन नंबर सी की बात हम लोग अब करने के लिए जा रहे हैं कि कंडीशन नंबर सी में हम देखेंगे कि कौन सा क्या हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले में आर एफ एम याद रखेंगे, यानी आरआरबी, एफआरबी और एमआरबी, इन तीनों में जो ज़्यादा रहेगा। कंडीशन नंबर बी में आरआरबी और एसआरबी, इन दोनों में जो ज़्यादा रहेगा। और लास्ट जब हम कंडीशन सी पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कंडीशन ए की जो वैल्यू है, ये जो पीछे हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर ये कंडीशन ए की वैल्यू और दूसरा कंडीशन नंबर 2 की वैल्यू, 2 मीन्स बी। इन दोनों वैल्यू में प्यारे बच्चों जो लोअर वैल्यू होगी, जो लोअर वैल्यू है, इसी को प्यारे बच्चों जीएवी कहते हैं। इसी की खोज में हम वीडियो की स्टार्टिंग में निकले थे और ये अब हम लोगों को मिल चुका है। फिर से एक बार समझेंगे कि जीएवी की गणना हम लोग कैसे करते हैं। पहला कंडीशन ए की बात करेंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेड एफएम याद रखेंगे। आरआरबी, एफआरबी और एमआरबी, जिसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे की थी, इन तीनों में जो हायर वैल्यू होगा ये कंडीशन 1 हो जाता है। फिर कंडीशन बी की बात करेंगे, धमाकेदार एंट्री यहाँ पर एसआरबी की हो जाती है और दूसरे कंडीशन में सिर्फ 2 किराए की तुलना हम लोग करते हैं, यहाँ जो हायर वैल्यू आया। और तीसरा कंडीशन आता है कि इन दोनों कंडीशंस का हम कंपैरिजन करते हैं, कंडीशन ए का और कंडीशन बी का, और जो इसमें लोअर वैल्यू होती है 2 बार हायर वैल्यू निकालते हैं और तीसरी बार हम लोग लोअर वैल्यू निकालते हैं। और ये जो लोअर वैल्यू निकल करके हमारे सामने आता है ये जीएवी होता है। प्यारे बच्चों, आप बीके सिंघानिया, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इनकम टैक्स की सबसे अच्छी किताब और सबसे स्टैंडर्ड लेवल की बुक मानी जाती है, आप किसी भी राइटर की बुक उठा लीजिए, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, और अगर आपको जीएवी कैलकुलेट करना है आप हमारे इस फार्मूले पे रखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिना किसी दुविधा के आपका जीएवी एकदम परफेक्ट निकल करके आएगा। ये जीएवी की गणना हो गई। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि इस हिसाब से अगर हम अपना कैलकुलेशन करें तो हमारा जीएवी कितना निकलेगा। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर कोई मकान है वो आरसीए कवर्ड है, न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट हो रहा है यहीं से, और हमको इसमें 4 किराए के किराए दिए हुए हैं। पहला किराया हमको आरआरबी दिया हुआ है 40,000, इसके बाद एमआरबी दिया है 60,000, इसके बाद एफआरबी दिया है 75,000 और एसआरबी दिया है प्यारे बच्चों 80,000। ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल साफ दिया रहेगा। जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जिससे आपका एक एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। अब ये चारों किराए आपको मिल गए। अब आप चलिए हमारे फार्मूले पर कि हम जीएवी की गणना कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कंडीशन 1। कंडीशन ए की बात करेंगे। हमने आपको बताया था यहाँ पे रेड एफएम याद रखेंगे, यानी पहला किराया आरआरबी, दूसरा एफआरबी और तीसरा एमआरबी। वैल्यू खटाक से यहाँ से देख के रखेंगे। 40,000 एफआरबी हमारा दिया हुआ है 75,000 और एमआरबी हमारा दिया हुआ है 60,000। इन तीनों में जो हायर वैल्यू प्यारे बच्चों हमको नज़र आ रही है वो आ रही है 75,000 रुपये की। आपको भी आनी चाहिए। ये हायर वैल्यू कंडीशन ए से निकल करके हमारी आई। ठीक बगल में हम कंडीशन 2 पे बात करें। कंडीशन बी काफ़ी आसान होता है। आरआरबी तो यहाँ पे रहेगा,
दूसरा वाला किराया जिसके वजह से ये सब पूरा तामझाम हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, चूंकि ये किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत ये मकान आता है, इसीलिए एसआरबी दिया हुआ है, और एसआरबी की वजह से ही ये हमको जीएबी 3 हिस्सों में कैलकुलेट करना पड़ रहा है। उस एसआरबी की धमाकेदार एंट्री हमारी दूसरे पार्ट में होती है, इस बात को याद रखेंगे। आरआरबी फिर से हमारा 40,000 और एसआरबी हमारा 80,000। फिर से यहाँ हायर वैल्यू जो निकल करके आई प्यारे बच्चों वो देखेंगे 80,000 रुपये की आई। और बस फिर क्या है, तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन सी की बात करेंगे। यहाँ पे कंडीशन ए और बी दोनों की तुलना करेंगे। कंडीशन नंबर ए से हमको जो मिला वो कितना मिला, 75,000, और कंडीशन नंबर बी से हमको जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 80,000। अब यहाँ पर बच्चों याद रखेंगे, यहीं पर गलती होती है एग्जाम में, यहाँ पे हमको लोअर वैल्यू देखनी है। लोअर वैल्यू हमको दिख रही है 75,000, और बच्चों यही 75,000 के खोज में हम यहाँ तक आए हैं। इसी को हम कहते हैं GAV, यानी एक साल में किसी भी मकान मालिक को उसके किराएदार द्वारा प्राप्त कुल मूल्य। तो ये GAV की गणना है। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तुरंत बाद हम लोग NAV के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 75,000 हमारा GAV आ गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन की तरफ। पहला कंडीशन हमने क्या बताया था कि अगर मकान RCA कवर्ड हो, अगर मकान RCA कवर्ड हो यानी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता हो। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ हाउस इज नॉट RCA कवर्ड, यानी यदि वह मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ना आता हो। तो यहाँ पर बच्चों हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी बात इस तरह की आ जाएगी कि मकान RCA कवर्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और वो कैसे आसान होता है ये हम देखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ तो निश्चित हो गई कि अगर मकान RCA कवर्ड नहीं है, यानी उस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है, तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे अब ये SRB यानी जो चौथे वाले किराए की हम लोग बात किए थे, ये जो चौथे वाले किराए की बात किए थे, ये किराया यहाँ पे नहीं दिया रहेगा। अब अगर RCA अगर ये SRB नहीं दिया है तो इसका मतलब ये मकान RCA कवर्ड नहीं है। और जब RCA कवर्ड नहीं होता है तब हमारी गणना थोड़ी सी आसान हो जाती है। और उस कैलकुलेशन को करने के लिए अब हम सिर्फ एक ही कंडीशन में देखते हैं। कैलकुलेशन हम इसका ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों, फिर से यही ध्यान रखेंगे, वही रेड FM, RRV, FRV और MRV, सिर्फ 3 किराए की हम तुलना करते हैं। और इन तीनों में जो हायर वैल्यू होती है, इन तीनों में जो हायर वैल्यू होती है, इसी को हम GAV के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल तुरंत ले लेते हैं। देखिए ये RCA नॉट कवर्ड है प्यारे बच्चों, जो दूसरा वाला कंडीशन हमने आपको बताया था। ये क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए RRB फिर से हमारा क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपये, FRB हमारा दिया है 80,000 रुपये, और MRB हमारा दिया है 85,000 रुपये। तो इन तीनों में जो हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू मीन्स जो सबसे बड़ा हो, वो कितनी दिख रही है, 85,000। और यही 85,000 मेरे प्यारे बच्चों GAV होता है। अभी आपके क्वेश्चन में 4, 5, 6 क्वेश्चन तो बस अभी ख़त्म हो चुके हैं। आप बस इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लीजिए तो आप अपने आँखों से देखकर बिना पेन और कॉपी के ये बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन का GAV कैसे होगा। बहुत आसान तरीका हमने आपको बता दिया। हमने आपको पहला कंडीशन बताया जब मकान RCA कवर्ड हो, उसकी पहचान हमने आपको 2 तरीके से बताई। या तो क्वेश्चन साफ साफ कह दे कि हाँ उस मकान पर RCA कवर्ड यानी किराया नियंत्रण नियम लागू होता है, और या तो वो क्वेश्चन में चौथा वाला किराया कहीं पे दे दे, तो हम तुरंत ये मान लेंगे कि ये मकान RCA कवर्ड है। और अगर ये चौथा वाला किराया क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस क्वेश्चन को, उस मकान को RCA कवर्ड घोषित नहीं कर सकती। अब ये दूसरा कंडीशन है
कि जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ना आता हो। तो सिर्फ कंडीशन एक की बात करते हैं, RFM याद रखेंगे, रेड FM, RRB, FRB और MRB तीनों में कैलकुलेशन करेंगे। जो हायर वैल्यू होगा उसी को प्यारे बच्चों हम लोग GAV के नाम से जानेंगे। हमने एग्जाम्पल भी दे करके समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि GAV निकालना आप सब लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से NAV की तरफ बढ़ते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हमने GAV निकालना बहुत आसानी से सीख लिया। आप 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो GAV निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि जो 5 नंबर की टिप्पणी आती है, देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के पेपर में मैं देखता हूँ कि 5 नंबर में ये GAV निकालने के लिए कभी कभी दे देता है। चारों किराए आपको दे देगा और ये कहेगा कि इस क्वेश्चन में आप GAV की गणना करके दिखाइए। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सिक्योर हो गया। बस थोड़ा सा समय आपको ध्यान से देना है कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, और ये 5 नंबर आपका सुरक्षित हो गया। ऐसे ही बेहतरीन तरीक़ों से हम आपको इनकम टैक्स के सारे चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ाएंगे, और ये मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें समझने में कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल पर कमेंट करिए। हम आपके प्रॉब्लम को तुरंत एड्रेस करेंगे और जो भी उसका संभव प्रयास होगा उसको हल करने का हम करेंगे। आइए अब NAV की तरफ चलते हैं। जो दूसरी हमारी बात थी सेक्शन 23 की। NAV को प्यारे बच्चों नेट एनुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं। नेट एनुअल वैल्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग शुद्ध वार्षिक किराया कहते हैं। शुद्ध वार्षिक किराया कहते हैं। प्यारे बच्चों होता क्या है कि कभी कभी किराएदार मकान मालिक को जो पैसा देता है, 1 साल के अंतर्गत जितना पैसा एक किराएदार मकान मालिक को देता है, तो कुल पैसा जो किराएदार से मकान मालिक को प्राप्त होता है उसको GAV कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों घर में हम देखते हैं कि छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं, जिन खर्चों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मकान मालिक की होती है। अगर उन खर्चों को किराएदार खुद कर रहा है तब तो वो खर्च मकान मालिक का नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो खर्च मकान मालिक को करना पड़ रहा है तो वो मकान मालिक की शुद्ध आय नहीं हो सकती। ये आप समझ रहे होंगे। ठीक इसी तरह से कि अगर 2000 रुपये का कोई सामान लगा करके आज हम समोसा बनाना शुरू करें और पता चला कि आज हमको 4000 रुपये का हमारा सेल हो गया, तो जब तक 4000 जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम 2000 जो हमारी लागत लगी है उसको घटाएंगे नहीं, तब तक हमारा नेट वैल्यू कितना होगा ये पता नहीं चल पाएगा। तो अब इसमें ये चीज़ समझेंगे कि नेट एनुअल वैल्यू क्या है, कि जो हमको टोटल GAV मिली थी, अगर इसमें से कोई भी खर्च मकान मालिक ने किया है तो उसको हम घटा देंगे और जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। प्यारे बच्चों हाउस प्रॉपर्टी की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये कहता है कि आपका कैलकुलेशन की अगर हम बात करें कि NAV को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझेंगे। बहुत आसान है। अगर आप GAV समझ गए तो NAV निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है। देखिए सिर्फ आपको लिखना है GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आपने अभी इसके पहले कैलकुलेट किया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और एक खर्च आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक खर्च इसमें से माइनस करेंगे। आप उसके अलावा किसी भी खर्च को प्यारे बच्चों अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस एक खर्च याद रखिए, उसको ही घटाना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। वो खर्च है MT। समझने के लिए उसको MT कहते हैं। इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स, और एक शर्त यहीं पे जोड़ दी जाती है, पेड बाई लैंडलॉर्ड। पेड बाई लैंडलॉर्ड यानी ऐसा म्यूनिसिपल टैक्स जो मकान मालिक ने भुगतान किया हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर म्यूनिसिपल टैक्स तो एक खर्च है, उसको किराएदार भुगतान करे या मकान मालिक करे, खर्च तो है ना। तो कभी कभी प्यारे बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये मकान है, अब हमने इसको किसी बैंक के एम्प्लॉय को दे दिया। अब वो बैंक का एम्प्लॉय इस घर में रह रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय के सारे खर्चों को खुद उठा लेती है। वो कहती है ऐसा है, हम तुमको घर दे रहे हैं, जाओ तुम उसमें रहो, तुमको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे मकान मालिक को हम पेमेंट भी कर देंगे। अगर तुम्हारा म्यूनिसिपल टैक्स है तो हम वो भी भर देंगे। अगर घर की रंगाई पुताई करते हो तो बिल बना के दे देना, वो भी हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ समझने वाली प्यारे बच्चों, कि जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो किराएदार की नहीं पढ़ रहे हैं।
यहाँ मकान मालिक की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इनकम पढ़ रहे हैं। अगर हमको इनकम पता चल जाएगा तो टैक्स लगा देंगे, और इसी को इनकम टैक्स कहते हैं। टैक्स की तो अभी हमने बात ही नहीं की, अभी हम बात कर रहे हैं इनकम की। और इनकम कहाँ कहाँ से होता है? हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, सैलरी से हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो सकता है। तो यहाँ हम मकान मालिक का इनकम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मकान मालिक का जब इनकम पढ़ रहे हैं तो मकान मालिक के खर्च को ही घटाएंगे प्यारे बच्चों। अगर खर्च मकान मालिक ने किया है तभी तो मकान मालिक का ये वैल्यू कम होगा। अगर इसको किराएदार भुगतान कर दे तो उसका मकान मालिक के इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जीएबी में से एक चीज़ अगर कोई माइनस होती है तो उसको कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। और म्यूनिसिपल टैक्स कौन सा? जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ कौन करे? लैंडलॉर्ड करे। अगर किराएदार करता है, कोई कंपनी करती है, कोई ऑफिस करती है, कोई सरकार कर देती है, तो उसको यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो ये मान लेंगे कि उस म्यूनिसिपल टैक्स यानी नगर पालिका कर का भुगतान किसने किया है? खुद मकान मालिक ने किया है। तो ये मान लेंगे। और इसको घटाने के बाद प्यारे बच्चों जो वैल्यू निकल करके आती है इसी को हम क्या कहते हैं? NAV कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम वही पुराना वाला ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने अभी जीएबी कैलकुलेट किया था प्यारे बच्चों, कितना आया था? 75,000। ठीक, अगर मान लीजिए म्यूनिसिपल टैक्स 1,000 रुपये है तो हमारा, अब देखिए एनएवी कितना हो गया। सबसे पहले जीएबी हमारा हो गया कितना? 75,000। इसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, कितना? 1,000। तो बच्चे हमारा एनएवी कितना आ गया? एनएवी आ गया हमारा 74,000 रुपये। समझ गए? ये हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ जीएबी और कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। अब एक चीज़ जो सेक्शन 23 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 23 में सारी बातें हो रही हैं अभी। अब सेक्शन 23 में प्यारे बच्चों एक चीज़ जो बच गई वो है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कि मकान कितने प्रकार का होता है। मकान भी कई तरह का होता है, जैसे किराया कई तरह का होता है वैसे मकान भी कई तरह का होता है। वो हम आपसे अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति कितने प्रकार का होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके उसको लिखिए। निश्चित रूप से हमारी टीम उसको एड्रेस करेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू दोस्तों।